मेरी क्या में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आम आदमी पार्टी के महारथी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जबकि संजय सिंह आज ही जमानत पर बाहर आए हैं। चुनाव के दौरान महारथियों की गैर मौजूदगी का असर पार्टी के नेताओं पर ना हो, इसके लिए सुनीता केजरीवाल सियासी पिच पर आक्रामक बल्लेबाजी करने में जुट गई है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि इस आक्रामक बल्लेबाजी से कितने चौके छक्के देखने को मिलेंगे। सईद जी, बहुत धन्यवाद अर्पिता जी, आपने चौके छक्कों की बात की है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 3 महारथियों की भी बात की है अर्पिता जी आपने, तो यहाँ हम आपको बता दें कि मुंबई के 3 महारथी कल एक मैच में 0 पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट हो गए हैं। ये तीनों के तीनों महारथी हमारे। चलिए, इससे पहले कि महारथियों पर महाचर्चा हम करें, उससे पहले हमारी इस पिच पर आज बल्लेबाजी कौन करेगा, तो ये तो तय होगा टॉस से। आइए आइए लीजिए दोस्तों, देखिए आपके सामने ये टॉस हमारा हेड। ये क्या बात हुई भाई, का टॉस आप जीत गए, सिक्का शो लेडी लक पे चलता है, यहाँ हमेशा लेडी का लक चलता है। आप जीती हैं, तो फिर आप खबरों की पिच पर अपनी बल्लेबाजी शुरू कीजिए। चलिए, तो सईद जी, इंडियन पॉलिटिकल लीग की शुरुआत दिल्ली के सियासी खेल से चलिए कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की टीम ने एक बार फिर से ऐलान ये कर दिया कि वो कप्तानी नहीं छोड़ेंगे, यानी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले हैं। जेल से ही दिल्ली को चलाएंगे। दरअसल संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जेल जाने पर सीएम को अपना पद छोड़ना पड़े, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े पद पर बैठा कोई नेता जेल भी जाएगा। मगर संविधान निर्माताओं ने जो नहीं सोचा वही हुआ। अब केजरीवाल जेल में है और सीएम भी है। मगर जिस तरह से सुनीता केजरीवाल एक्टिव हुई हैं, ऐसा लगता है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो उप कप्तान की भूमिका निभा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं अर्पिता जी। और क्या वाकई में सुनीता केजरीवाल दिल्ली के राजनीतिक खेल में उप कप्तान बनकर उभरी हैं? देखिए सईद जी, औपचारिक तौर पर अगर हम देखें तो कुछ कहा नहीं गया है, मगर जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठकें की हैं, जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता संवाद सेतु का काम करेंगी, उससे तो यही लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली के पिच पर बैटिंग के लिए तैयार है। दिल्ली के कैप्टन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनके खिलाड़ी ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी चाहे एलबीडब्ल्यू की अपील करे, चाहे रनआउट की, केजरीवाल आउट होने वाले नहीं हैं। वो कप्तान बने रहेंगे और जेल से ही दिल्ली की कप्तानी करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख। वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश को एकजुट रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से बाउंसर्स डाली जा रही हैं, कोई डक कर रहा है, कोई हुक कर रहा है, मगर इस पूरे खेल में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, वो हैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल को आधिकारिक तौर पर भले ही कप्तान न बनाया गया हो, मगर वो कप्तानी करती दिखती हैं। आज उन्होंने 55 विधायक खिलाड़ियों के साथ टीम मीटिंग की और मीटिंग के बाद कमेंट्री हुई कि कप्तान केजरीवाल ही रहेंगे। भाभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जेल के भीतर से दिल्ली की कप्तानी कर सकते हैं?
दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने से फिलहाल शासन में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सीएम केजरीवाल के पास किसी विभाग विशेष की जिम्मेदारी भी नहीं है। सीएम को सिर्फ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की अनिवार्यता है, जो फिलहाल टाली जा सकती है। दिल्ली के 14 सबसे महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री आतिशी हैं। सौरभ भारद्वाज के पास 9 विभाग हैं, कैलाश गहलोत के पास 5 विभाग हैं, राजकुमार आनंद के पास भी 5 विभाग हैं, गोपाल राय के पास 3 विभाग हैं और इमरान हुसैन के पास भी 3 विभाग हैं। इस तरह दिल्ली सरकार के मंत्रालयों के कामकाज में कोई रुकावट आने की उम्मीद कम है। हालांकि मंत्री आतिशी ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में टीम आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता आउट किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने टीम बीजेपी पर एक बार फिर फिक्सिंग यानी खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है, जिस पर टीम बीजेपी कह रही है कि सबूत है तो पुलिस में जाओ, जांच कराओ। इस पूरे सियासी खेल में आज एक दिलचस्प मोमेंट तब आया जब शराब घोटाले में जेल भेजे गए संजय सिंह को कोर्ट से करीब 6 महीने बाद जमानत मिल गई। जब आम आदमी पार्टी पे इस प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आज भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये इंटरवेंशन हुआ। भाजपा ने ईडी के माध्यम से कोर्ट में माना कि संजय सिंह जी को जेल में रख के कोई फायदा नहीं है। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, हालांकि बाकी की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। अब देखना यह है कि संजय सिंह अपनी टीम की ओर से कैसे चौके छक्के लगाते हैं और कैसे कैप्टन केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं। दिल्ली से पंकज जैन, आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सुनीता केजरीवाल की सक्रियता और अब संजय सिंह जो जमानत पे आए हैं उसको लेकर सियासी पिच पर आपकी टीम के खेलने का तरीका पूरी तरह से दिलचस्प हो चला है। लेकिन सईद जी ये बताइए कि महारथियों से भरी मुंबई की टीम का क्या हो गया? देखिए, खेल सियासत का हो या फिर क्रिकेट का हो, जरूरी नहीं कि महारथी हमेशा ही चमत्कार कर दें। अब मुंबई इंडियंस की ही बात कर लीजिए आप। मुंबई इंडियंस के साथ क्या हुआ हम आपको बताते हैं। ये टीम इस सीज़न की इकलौती ऐसी टीम है जो 3 के 3 अपने मुकाबले हार चुकी है और अंक तालिका में सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर लुढ़क चुकी है। कल रात के मैच में तो हद ही हो गई, 3 बड़े खिलाड़ी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लेकिन रोहित हो, नमन हो या फिर ब्रेविस, एक भी रन इन्होंने नहीं बनाया। बिना रन बनाए पैवेलियन लौट गए और मुंबई की टीम संकट में आ गई। कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने यह प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुंबई इतने रन नहीं बना पाई कि वो जीत पाती। फिर जब राजस्थान की बल्लेबाजी आई तो क्या हुआ? राजस्थान की बल्लेबाजी आई तो रियान पराग ने एक बार फिर से चौके छक्कों की झड़ी से लगा दी। उन्होंने 39 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली। वैसे अर्पिता जी, अभी तो हमने ग्राफिक्स के द्वारा आपको महारथियों का ये खेल दिखाया है, जो हाल था वो बेहाल दिखाया है। जरा तस्वीरों के द्वारा एक्शन को भी एक बार देख लीजिए। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए थे। एक समय तो यह हाल था कि 20 रन पर उसके 4 महारथी पैवेलियन लौट चुके थे। फिर हार्दिक ने 34 और तिलक ने 32 रन बनाए। स्कोर छोटा जरूर था, लेकिन राजस्थान को जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई। यशस्वी और जोस बटलर की सलामी जोड़ी उनकी बेशक ना चली हो, लेकिन रियान पराग इस मुकाबले में भी ज़बरदस्त खेले। 39 गेंदों पे 56 रन की उनकी पारी ने राजस्थान की जीत को और आसान बना दिया था। तो जवाब में देखिए, यशस्वी और बटलर से उम्मीद की जा रही थी कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ज़बरदस्त जो 54 रनों की रियान पराग ने पारी खेली है वो काबिले तारीफ थी, बेहद शानदार। तो राजस्थान के 125 का लक्ष्य 15 ओवर और 3 गेंद में राजस्थान ने, ये छोटा सा लक्ष्य था, हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स ने तो अपना दम दिखा दिया। मगर अर्पिता जी, हमें ये बताइए कि बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटियां किस तरह से बैटिंग कर रही हैं? क्या रोहिणी आचार्य, सारण से राजीव प्रताप रूडी को क्लीन बोल्ड कर पाएंगी, लगता है आपको?
देखिए सईद जी, क्लीन बोल्ड कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा, यानी जब रिजल्ट आएगा, जब सब चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। मगर इतना जरूर है कि बिहार में सबसे बड़ा समर अब सारण सीट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी के कोच लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटियों को खिलाड़ी बनाकर बिहार की राजनीति में उतार दिया है। आरजेडी की टीम से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज से सारण सीट पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। हालांकि अभी रोहिणी आचार्य का सारण से लड़ने का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य सारण में प्रचार कर रही हैं। वैसे सईद, अपने दर्शकों की ये जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सीट पर रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के धुरंधर खिलाड़ी राजीव प्रताप रूडी से है, जिन्होंने इसी सारण सीट पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे दिग्गज नेताओं को बोल्ड किया है। यानी पिच जो है ये बैटिंग के लिए आसान नहीं होने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ, हाँ, अपनों के बीच में हूँ। लग रहा है कि बहन बेटी आई है, सारण की जनता इतना प्यार कर रही है, तो सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। तो मतलब ये हुआ अर्पिता जी कि सारण में टक्कर जो है वो जबरदस्त होगी, जोरदार होगी। मगर रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी क्या कह रही है? देखिए सईद जी, बीजेपी आरजेडी पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगाती रही, और एक बार फिर से जब लालू अपनी बेटियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर से परिवारवाद वाला जो बाउंसर है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है। उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूडी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। अर्पिता जी, स्टार खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है चर्चा उसकी होती ही होती है, सबकी नज़र उन पर टिकी होती है, और ऐसे में जब टक्कर ही 2 बड़े धुरंधरों की हो तो मुकाबला बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है, फिर चाहे क्रिकेट हो या फिर राजनीति। बिल्कुल। वैसे यूपी में भी अब जिक्र करने का मन कर रहा है। यूपी में स्टार खिलाड़ियों को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपने बड़े नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने अभी भी बड़े खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बनाया हुआ है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर या राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी के मैदान में बिना बड़े चेहरों के विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने के इरादे से उतरेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की सियासत का मक्का कहा जाने वाला यूपी का चुनावी मैदान तय करता है कि दिल्ली का कप कौन थामेगा। यूपी की पिच को देखते हुए बीजेपी ने 80 सीटों के विशाल स्कोर का टारगेट रखा है, और इस रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर आज मेरठ में देखने को मिली, जहां रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल नामांकन भरने के साथ ही बीजेपी की प्लेइंग टीम का हिस्सा बन गए। गजब उत्साह है, जबरदस्त बढ़त है, ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित है। मेरठ भी जीतेंगे, यूपी की 80 की 80 जीतेंगे, देश में 400 से अधिक जीतेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार। बीजेपी हुक पुल स्वीप हर तरह से शॉट मारने की तैयारी के साथ ही मैदान में उतर रही है, जिसने विपक्ष की लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। अखिलेश यादव को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो टीम सिलेक्शन में किन किन खिलाड़ियों को मौका दे। ऐसे में अखिलेश ने भी रणनीति बदली है। अखिलेश यादव ने पहले मुरादाबाद सीट से एसटी हसन को टिकट दिया, लेकिन बाद में मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया। मेरठ सीट में भी अरुण गोविल के खिलाफ एसपी ने गुर्जर चेहरा अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात कि पहले अखिलेश यादव ने इस सीट से भानु प्रताप के नाम का ऐलान किया था। अखिलेश के खुद के मैदान में उतरने को लेकर भी सस्पेंस है, जिन्होंने अपनी सारी फेवरेट पिच पर दूसरे खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है। अब सिर्फ कन्नौज का मैदान बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? खबरों की माने तो कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव यहां पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़
फूलों से उनका स्वागत कर रही है। कार्यकर्ताओं के मन में ये भी है कि अखिलेश यादव यहीं से चुनाव लड़ें। कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव यहीं के होके रह जाएं, लेकिन अखिलेश यादव क्या चाहते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। क्या अखिलेश यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहना चाहते हैं विधानसभा में, या फिर अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिंदाबाद के नारों के साथ आप देखिए अखिलेश यादव का कन्नौज में स्वागत हो रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हारे, और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया, और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। सवाल सिर्फ अखिलेश का ही नहीं है, बल्कि अमेठी और रायबरेली के मैदान में भी कांग्रेस ने अपने प्लेइंग खिलाड़ियों का ऐलान नहीं किया है, जहां राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर अलग अलग अटकलें चल रही हैं। कांग्रेस एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन इस मैदान में उतरने वाले सियासी खिलाड़ियों का ऐलान नहीं कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस मैदान पर बीजेपी 80 का टारगेट लेकर उतरी है, क्या उस मैदान में विपक्ष अपने स्टार प्लेयर के बगैर उतरेगा, और अगर हाँ तो फिर बीजेपी को कैसे रोकेगा? आज तक ब्यूरो। तो सही जी, प्लेइंग 11 का ऐलान तो देखिए जब मैच होने वाला तो उससे पहले हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी कई कैंडिडेट सामने नहीं आ पाए हैं। कौन होगा, किस मैदान से कौन बैटिंग करेगा, वो साफ नहीं है। लेकिन मैच से पहले किसी भी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत जरूरी होती है, जहां कप्तान अपनी रणनीति को लेकर कई संकेत देते हैं। ऐसे ही यूपी को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या है, अखिलेश यादव से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। सुनिए। अखिलेश जी, आपका कन्नौज का आज दौरा है, क्या कुछ चर्चा हुई है कन्नौज को लेकर, और सबको प्रदेश को इंतजार इस बात का है प्रत्याशी कौन कन्नौज से होने वाला है? समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीतेगी, और कन्नौज के कार्यकर्ता नेताओं के बीच बैठ के बात तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी सब जानते हैं कौन होगा। कौन होगा? हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हारे, और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया, और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल को 15 तक बढ़ा दिया गया है, एक बार फिर से तिहाड़ जेल गए हैं क्या? देखिए, बीजेपी के लोग जानबूझ करके जो असल मुद्दा है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। मुद्दा यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से चंदा लिया गया है, और पूरा देश जान गया है कि किस तरीके से वसूला गया है, वो चंदा नहीं है, वसूला गया है, क्योंकि आपने किसी को लाभ पहुंचाया है या आपने डरा धमका करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं। तो अगर आप किसी को डरा धमका के एजेंसियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे और वो इस्तेमाल आप चुनाव में करना चाहते हैं, तो जनता ये बात जान गई है। उस बात को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, हेमंत सोरेन हैं जो जेल भेज दिए गए हैं। अगर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, और जो ये आचरण हुआ है जेल भेजने का मुख्यमंत्रियों को, पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हुई है। दुनिया का लोकतंत्र और जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इन लोगों ने प्रश्न लगाया है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दें। हमें खुशी है इस बात की कि आप पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हमें उम्मीद है और लोगों को भी बहुत जल्दी न्यायालय से न्याय मिलेगा। अर्पिता जी, उत्तर प्रदेश में दिग्गजों की आपने बात की है कि कैसे बड़े बड़े नाम जो है राजनीति के मैदान से गायब दिख रहे हैं, और चुनावी पिच पर वो सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच में बड़े नामों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों ही टीमें दिग्गजों के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। आज तक ने गृह मंत्री अमित शाह से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की। यहाँ पर कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी गठबंधन सभी की सभी 28 सीटें जीतने जा रहा है। आप देखिए कितना जन सैलाब बेंगलुरु ग्रामीण के अंदर है। सभी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, 400 पार के नारे लगा रहे हैं। इस बार बेंगलोर में और समस्त कर्नाटक में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, आज केरला में
एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है। आज राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया था, उस टाइम पे एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन किया है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस सालों से सांप्रदायिक पार्टियों को और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कर रही है। एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस लेती है, अगर लेती है तो यही बताता है कि कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। सिद्धरामैया ने आज आपको टारगेट किया है, बोल रहे कि पैसे रिलीज नहीं किया ड्रॉट के लिए कर्नाटका में, और बहुत ज्यादा पैसे जो कर्नाटका को मिलना चाहिए अभी तक नहीं दिया है, मगर आज आप कर्नाटका में पॉलिटिक्स करने आए हैं, पैसे और कर्नाटका मांग पूरी नहीं किया है। देखो, इन्होंने 3 महीना लेट एप्लीकेशन किया है, 3 बार अलग अलग अमाउंट मांगा है, और इतने में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अभी उनकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, इस पर जब निर्णय होगा तब तुरंत करें। फाइनल क्वेश्चन सर, इलेक्टोरल बॉन्ड और कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने के बाद भी वो लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो आप क्या अपेक्षा करते हो, कांग्रेस हमारा पक्ष में बोलेगी? उनका काम ही है विरोध करना। जनता मोदी जी के साथ है और जनता मोदी जी को जिताना चाहती है। So this is Union Minister Amit Shah very कांग्रेस की हर बॉल रूपी क्वेश्चन पर छक्का मारा अमित शाह ने। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।